नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। न्यूज रूम लाइव के इस विशेष सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन पूरी दुनिया की शांति के लिए कुछ खबरें आपको परेशान कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं, आशंकित कर सकती हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि ताइवान को लेकर के जिस तरीके से चीन और अमेरिका में जुबानी जंग तेज हुई है, उससे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक बार फिर एक बड़े युद्ध के खतरे के मुहाने पर खड़ी हुई है। क्या होगा इसका अंजाम और क्यों इतना नाराज है चीन, और चीन की नाराजगी को धता बताकर अमेरिका क्यों अपनी बाँछें खिला रहा है, इसके पीछे शायद अल जवाहिरी का मार दिया जाना एक बड़ा उदाहरण चीन के सामने। हालांकि चीन एक मजबूत राष्ट्र है जो दावा करता है कि दुनिया में अब उसके बराबर कोई नहीं है, लेकिन शायद चीन यह भूल रहा है कि अमेरिका दूसरे देश की जमीन पर जाकर के अपने दुश्मन को समाप्त करता है। शायद 24 घंटे पहले एक उदाहरण, एक नमूना अमेरिका ने पेश कर दिया है। बहरहाल अमेरिका के अपने हित और अपने स्वार्थ होते हैं, उसको भी हमें देखना चाहिए। इस खबर पर हम रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर देश की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। और जब हम अपने नजरें टिकाए हुए हैं कि आखिर में इस चुनाव का गुणा गणित जोड़ घटाव क्या होगा, तो स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए एक बार फिर अपने कैंडिडेट को अच्छे मार्जिन से जिताने में सफल होगा, क्योंकि जो सूरत-ए-हाल और जो राजनीतिक बयानबाजी और बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष बिखराव की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक घोषणा की है। क्या घोषणा उन्होंने की है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा के बीच हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि इस समय ईडी और आईटी के छापे, दोनों छापे, ईडी के रेड और आईटी के रेड, इसको मिला करके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम पूरे देश में छेड़ी गई है, उसके राजनीतिकरण के एक पहलू हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी के रेड के बाद आईटी के छापे 3 राज्यों में, वो भी उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों में, एक बड़े खतरे की आहट है उन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स के आंखों से बचकर काली कमाई और काला धन अपने पास रखे हुए हैं। शायद ये उनके लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि 3 राज्यों में आईटी के बड़े छापे मारे गए। इन छापों का एक राजनीतिक पहलू भी है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो तो इस तरह की बातों को हम एक देशवासी के रूप में नजरअंदाज करें, शायद यही बेहतर है और यही अपेक्षा होनी चाहिए। क्योंकि शुचिता के साथ अगर राजनीति की जाए और पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत करते हुए जनता के हित में प्रमुख फैसले लें, यही शायद हमारे जनतंत्र की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र को लेकर के भी हम एक बड़ी खबर पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं चीन और अमेरिका के बीच वो जुबानी जंग जो इस समय चल रही है, उस पर चर्चा करें कि आखिर चीन इतना नाराज क्यों है। नाराजगी का एक कारण मंगलवार की देर शाम जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आखिर में नैन्सी पेलोसी, पिछले 24 घंटों में यह नाम सोशल मीडिया से लेकर के दुनिया के तमाम मीडिया में छाई हुई है। आखिर में यह नैन्सी पेलोसी है कौन, तो यह आप जान लें कि अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद नैन्सी पेलोसी एक बहुत अहम शख्सियत हैं। कम से कम अगर वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सभी बड़े प्राधिकृत व्यक्तियों की चर्चा की जाए तो नैन्सी पेलोसी अमेरिकी सीनेट की अध्यक्ष हैं, और ताइवान वो पहुंची उस स्थिति में जबकि चीन ने साफ कहा था कि अगर अमेरिका का कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, यहां तक कि राष्ट्रपति या कोई भी, अगर ताइपे की जमीन पर उतरा, जिसको वो चीनी ताइपे कहता है, वो अपना भूभाग कहता है, अपना एक स्टेट कहता है ताइवान को, और जबकि ताइवान अपने को एक लोकतांत्रिक देश मानता है, इस ताइवान के भी
एक अजीब विडंबना है कि विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जापान का पार्ट था, उसके बाद वो चीन के कब्जे में आया। 2 करोड़ की आबादी वाला ताइवान, हालांकि चीन के मुकाबले अगर संख्या बल देखी जाए आर्मी की या हथियारों की तो आधे से भी कम है, लेकिन वहां के लोगों की अपनी जागरूकता लोकतंत्र के प्रति शायद चीन से लोहा लेने, मोहरा लेने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। और इस प्रेरणा में अमेरिका उनका बहुत बड़ा साथी है, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है और अमेरिका ने यह बताने और जताने की कोशिश की है। लेकिन चीन इतना नाराज क्यों है? क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर और इस पूरे परिक्षेत्र में अगर देखा जाए ताइवान की, तो ताइवान एक द्वीप है, 2 करोड़ की आबादी वाला एक द्वीप, जिस पर चीन अपना दावा करता है और यह कहता है कि 1 नेशन 1 चाइना की जो पॉलिसी है उसके तहत ताइवान उसका भूभाग है और उस पर अगर अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर अपनी कोई थोप रहा है तो चीन युद्ध करने से बाज नहीं आएगा। और साथ ही साथ अमेरिका या पूरी दुनिया का कोई देश अगर ताइवान के समर्थन में उतरता है ताइवान की धरती पर, तो फिर चीन कार्रवाई करेगा, न सिर्फ एक जवानी जंग लड़ेगा बल्कि पूरी तरीके से वो सैन्य कार्रवाई होगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों के जरिए ये महसूस करिए कि ताइवान को लेकर के अमेरिका और चीन किस स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और क्या वहां की स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हुई हैं और आगे सूरत-ए-हाल क्या होने वाले हैं। क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा ये दुनिया, अगर अमेरिका और चीन भी ताइवान को लेकर के भिड़ गए तो फिर विश्व युद्ध के खतरे की आहट से कोई इनकार कर ही नहीं सकता और यह हमें स्वीकार भी करना चाहिए। बहरहाल मंगलवार देर शाम जब नैन्सी पेलोसी चीन के तमाम घुड़कियों को धता बताकर ताइवान की धरती पर उतरी तो उनके पीछे एक ऐसा सुरक्षा का घेरा था और साथ ही साथ जब उनका प्लेन ताइवान की धरती पर उतरा तो अमेरिकी फाइटर जेट्स उनको पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में ला करके वहां पर हवाई अड्डे पर उतारे और उसके बाद नैन्सी पेलोसी जिस अंदाज में ताइवान की धरती पर उतरी और जिस तरीके से उनका सम्मान और स्वागत किया गया ताइवान के नेताओं के द्वारा, उससे इतना तो साफ है कि आगे युद्ध होगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर के सीधे सैन्य कार्रवाई के एक बड़े स्तर पर अपने आप को एंगेज करेंगे, अर्थात दोनों के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। और इसको लेकर के रूस, चीन, पाकिस्तान और दुनिया के तमाम देश क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको बताएं, लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं जिसे आप जानिए और समझिए कि आखिर में ताइवान को लेकर के चीन और अमेरिका आखिर में बढ़ किस ओर रहे हैं और अगर वो उस ओर बढ़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की शांति पर क्या होगा, जिससे भारत भी नहीं बच पाएगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं। देखिए आप एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर ग्राफिक्स के इन बिंदुओं को। चीन के विरोध के बावजूद ताइवान यात्रा पर नैन्सी पेलोसी पहुंची ताइवान। मंगलवार देर शाम ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन से नैन्सी पेलोसी से मुलाकात की। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। नैन्सी पेलोसी को ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने बताया सच्ची और समर्पित दोस्त। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की धरती से चीन को संदेश दिया है और संदेश यह है कि हमें हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना जितना बोले हम ताइवान के साथ हैं। दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच एक संघर्ष है जो ताइवान के 2 करोड़ के लोग यहां दिखा रहे हैं। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। हम दोस्ती का संदेश देना चाहते हैं। ये नैन्सी पेलोसी वहां ताइवान पहुंचने के बाद बोली हैं। ताइवान के प्रति अपने कमिटमेंट को हम छोड़ ही नहीं सकते
ये भी नैन्सी पेलोसी ने भरोसा दिलाया है 2 करोड़ ताइवानियों को और वहां के नेताओं को। ताइवान हमेशा शांति के साथ खड़ा रहा, किए वादों से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की धरती से ताइवान के लोगों को यह संदेश दिया है, ताइवान अमेरिका की दोस्ती पर गर्व है, हर स्तर पर हम साथ देंगे। अर्थात सीनेट के अध्यक्ष नैन्सी ने घोषणा कर दी है कि युद्ध हुआ तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा। हम यहां आपकी बात सुनने आए हैं, यह नैन्सी पेलोसी ने कहा है। और वहां के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने बहुत ही सॉलिडरिटी को आगे बढ़ाया है। साइबर अटैक और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी है चीन ने। पेलोसी के दौरे से ठीक पहले पूरे ताइवान पर साइबर अटैक की खबरें आई। ये आपने मंगलवार देर शाम से ये खबरें सुनी भी होंगी। राष्ट्रपति की वेबसाइट तक को हैक करने की बात सामने आई। ये खबरें ये चीन के द्वारा किया गया है। ताइपेई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, ये भी चीन की तरफ से दी गई है। ये बात सामने आई है। चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा के ऊपर उड़ान भरते नजर आए और बराबर अब तो 6 प्रमुख स्थलों पर चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। ये ताजा खबरें हैं। चीन की नौसेना ने ताइवान के चारों युद्धपोत और चारों तरफ युद्धपोत तैनात करके युद्ध अभ्यास शुरू किया था, उसमें और तेजी आ गई है। ये एक प्रमुख खबर है। ताइवान को चीन हर तरह से परेशान करने में जुट गया है, साइबर अटैक से लेकर के सैन्य कार्रवाई तक, क्योंकि एक बड़ा सैन्य अभ्यास जल थल वायुसेना की चीन की तरफ से। बौखलाए चीन ने ताइवान पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। आयात निर्यात को पूरी तरह से प्रभावित करना चाहता है। चीनी सरकार ने ताइवान को नेचुरल सैंड अर्थात बालू देने पर रोक लगा दी है। इससे ताइवान को काफी नुकसान हो सकता है। बालू निर्यात नहीं करेगा चीन, और चीन की यही कोशिश होती है, यही कारस्तानी है उसकी। कोरोना के बाद से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताइवान के लिए इनकम का सोर्स बना है, उस सोर्स को ही खत्म करना चाहता है, पूरी तरह से तबाह और अलूफ अर्थात अकेला कर देना चाहता है ताइवान को। ऐसे में रेत का निर्यात रोकने से ताइवान को आर्थिक नुकसान होगा। ये एक प्रमुख तथ्य है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। 1 जुलाई को भी चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड सप्लायर से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अर्थात सप्लाई चेन लाइन को प्रभावित करना, यह चीन की बड़ी टेक्निक है। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात करीब 8:26 पर मलेशिया से ताइवान पहुंची थी। ये हम आपको बता ही चुके हैं। एयरपोर्ट पर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग चेन ने उनका स्वागत किया, माफ करिएगा साई इंग वेन ने उनका स्वागत किया। पेलोसी को ताइवान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ प्रोपिटियस क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन से सम्मानित किया गया। एक बड़ा सम्मान है ताइवान का जो नैन्सी पेलोसी को दिया गया। पेलोसी ने कहा, हमें ताइवान की दोस्ती पर गर्व है और उस दोस्ती को हम अंत तक निभाएंगे। ये वादा किया है। अमेरिका हर स्तर पर ताइवान का साथ देगा। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और अमेरिका ताइवान के लोकतंत्र का समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संप्रभुता और स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर चोट अमेरिका पर चोट माना जाएगा। ताइवान के 2.5 करोड़ नागरिकों के साथ अमेरिका की एकजुटता आज पहले से कहीं अधिक अहम है, ये पेलोसी ने कहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि 2 करोड़ से अधिक की आबादी का ताइवान इस समय दुनिया के सबसे मजबूत कम्युनिस्ट देश से संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। दुनिया निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच एक विकल्प का सामना कर रही, पेलोसी ने कहा है। सीधा संकेत और संदेश और कड़ा संदेश चीन को कि चीन बाज आए अपने घुड़कियों से। पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने ताइवान और अमेरिका को धमकी दी कि वो युद्ध करेगा और ये मानेगा कि उसकी संप्रभुता पर चोट की गई, इसलिए ताइवान को सबक सिखाएगा। हम इस यात्रा का विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। ये चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से और वहां के प्रमुख सूचना जो नेटवर्क हैं उसकी तरफ से कहा गया। ये आग से खेलने का बेहद खतरनाक काम है। ये चीन ने धमकी भरे अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। जो भी आग से खेलता है अपने आप को ही जलाता है, ये चीन ने कहा है। शायद ताइवान और अमेरिका को चीन ने बता दिया है कि उसकी संप्रभुता पर बड़ा हमला है, इसका बदला वो लेगा। और बदले का मतलब आप समझते हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, युद्ध। हम पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में अपनी क्षेत्रीय अखंडता
और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इसके सभी परिणामों के लिए अमेरिका और ताइवान की आजादी समर्थक और अलगाववादी बल जिम्मेदार होंगे। ताइवान के सवाल पर चीन के लोगों और सरकार का पक्ष हमेशा से स्पष्ट रहा है। चीन अमेरिका से आग्रह करता है कि वह ताइवान कार्ड खेलना बंद करे और चीन को रोकने के लिए ताइवान का इस्तेमाल बंद करे। अमेरिका ताइवान की आजादी मांगने वाली अलगाववादी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचना और उनकी मदद करना बंद करे। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी और अमेरिका चीन के बीच हुए 3 साझा संवादों को लागू करने के लिए कड़ाई से पालन करे और इस गलत और खतरनाक रास्ते पर आगे न बढ़े। ये चीन के तरफ से बाकायदा एक प्रतिक्रिया दी गई है जो हम आपके सामने स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ये ताइवान पर जो तनाव है उसका कारण हम बता रहे हैं, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु और लोकतांत्रिक देश मानता है और यही कारण है कि चीन हमेशा से ताइवान पर दबाव डालता रहा है। चीन चाहता है कि किसी तरह ताइवान उसके आगे झुक जाए। ताइवान के लोग और ताइवान की सरकार इसके लिए तैयार नहीं, इसलिए अब अमेरिकी संसद के स्पीकर के ताइवान दौरे से चीन बौखला गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कुछ देश ताइवान को मान्यता देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में देश ऐसे भी हैं जो ताइवान को मान्यता नहीं देते, वो चीन का समर्थन करते हैं, जिसमें रूस भी है। आपको मानना और समझना पड़ेगा, अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान पर चीन के कब्जे का हमेशा से विरोध करता रहा है और इसीलिए ताइवान को लेकर के ये तनाव है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी चीन के मना करने पर वहां पहुंची हैं। 1997 के बाद कोई बड़ा अमेरिकी प्राधिकृत व्यक्ति, एक बड़ा नेता वहां पर पहुंचा है, इससे भी चाइना बहुत बौखलाया हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुए हैं, लेकिन ताइवान को लेकर के हम चीन के नजरिए से असहमत हैं। हमने उस पर साइन किया, लेकिन यह सोचना गलत है कि ताइवान को बल प्रयोग से छीना जा सकता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है और तनाव इसीलिए है। चीन का ये कदम न केवल गलत होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक तरह से नई जंग में झोंक देगा। ये है वो प्रमुख तथ्य। और इसको लेकर के नैन्सी पेलोसी जब ताइवान पहुंची तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, जरा आप सुनिए। अंग्रेजी भाषा में उनकी प्रतिक्रिया है, उसके मायने हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप पहले प्रतिक्रिया सुनिए और उनके बॉडी लैंग्वेज से चाइना के विरोध में और ताइवान के समर्थन में जो कुछ भी वो कहीं, उसके बड़े मायने हैं। Sources of strength is democracy. I said at a meeting earlier with the parliamentarians, in our earliest days of our founding of our country, Benjamin Franklin presidency said, freedom and democracy. Freedom and democracy on one thing, security here. If we can't have either if we don't have both. So, security, economics, security, economy, and again, and governance, they're all related, and we want Taiwan to always have freedom with security, and we're not backing away from that. हमने कहा कि उस बॉडी लैंग्वेज को देखिए जो नैन्सी पेलोसी ने वहां शो करने की कोशिश की, और इसमें उन्होंने साफ प्रदर्शित करने की कोशिश की कि चाइना घुड़कियां देना बंद करे, क्योंकि लोकतंत्र का समर्थन करना, चाइना अगर ये सोचता है कि अमेरिका भूल जाएगा या छोड़ देगा तो ऐसा नहीं है। चाहे वो युद्धाभ्यास करें या युद्ध के लिए आगे आए, अमेरिका तैयार है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना और ताइवान के लोगों का साथ देना, ये अमेरिका ने वादा कर लिया है, कसम खा ली है। अब इसको निभाना पड़ेगा और शायद चीन ने ये समझा भी, क्योंकि चीन बहुत घुड़कियां दे रहा था इसके पहले। क्या है इस पूरे घटनाक्रम के मायने? हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कर्नल वीरेंद्र शाही, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। क्या लगता है आपको, पूरी दुनिया एक बार फिर बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है? देखिए, कुछ चीजें जो बहुत साफ शक्ल ले रही थी गुजरने पे, इस तरह रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो
एक्सपेरिमेंटल कहा जा रहा था। रशिया का यूक्रेन पर अटैक करना सिर्फ इस कारण था कि वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन से संबंध का यूरोपियन कंट्रीज और खास तौर पर नाटो के हाँ, अभी बेहतर है। हेलो। उस समय भी यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर रशियन एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और रशिया को ज्यादा ब्लॉक नहीं कर पाते हैं नाटो और अमेरिका, तो चाइना ये अगला कदम लेकर और इस तरह की हरकत करेगा। खैर, उसको प्रिएम्प्ट कर कर जो एक कार्ड अभी अमेरिका ने खेला और नेंसी को चाइना की पूरी ऑब्जेक्शंस के बाद पूरी हिफाजत से ताइवान भेजा। बड़े कॉन्फिडेंस से वो ताइवान की सरजमीन पर उतरी, वहाँ 17 घंटे गुजारे और अब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सेफली ताइवान से निकलकर जापान की स्काईज में पहुंच गई हैं और अपना टूर आगे जारी रखेंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने चाइना की जो ताइवान पर जो एक्सरसाइज कर रहा था और चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है, उसको एक बहुत तगड़ी प्रैक्टिकल वार्निंग दी है और ये भी बता दिया है कि कितनी हिम्मत है उस इलाके में, कितना रुतबा रखते हैं, कितना जोश रखते हैं। और चाइना ने जो कहा था कि वहां कोई भी लैंड करने की कोशिश करेगा तो उसके हवाई जहाज पर अटैक करेंगे, वो धरे के धरे रह गए। तो एक तो ये बड़ी भारी एक पॉलिटिकल विक्ट्री कही जाएगी अमेरिका की। और इसके बाद अगर चाइना ने ताइवान पर कोई अटैक या ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की तो उसको शायद 2-4 बार ज्यादा सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि चाइना की आम तौर पर गीदड़ भभकी वाली पॉलिसी रहती है और उनके पॉलिसी मेकर्स ने विन ए वॉर विदाउट फायरिंग ए बुलेट का एक नुस्खा दिया है जिस पर वो चलने की कोशिश करते हैं। अगर डोकलाम का हम देखें, कितने अरसे वो आई टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में रुके रहे और एंड में क्या हुआ, उन्हें वापस जाना पड़ा। इसी तरह गलवान से जब हमारी सेना ने ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया तो चाइना का जोश ठंडा पड़ गया। तो इसी तरह से अगर देखें तो कहीं भी चाइनीज आर्मी ने कोई बड़ा युद्ध न लड़ा है न जीता है। 62 का एक डिबैकल जरूर है जो एक काले धब्बे की तरह हमें याद आता है, पर मैं समझता हूँ उसमें चाइना की इतनी सेना की बहादुरी नहीं थी, बल्कि कुछ कमजोरियां हमारी थी जिनके कारण वो उनका फायदा उठाकर और काफी अंदर तक हमारे निफा के इलाके में आ सके। ठहर नहीं पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को बना नहीं पाए, सप्लाई लाइंस को मेंटेन नहीं कर पाए और खुद ही अपने वेट में ही क्रम्बल होकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तो मैं नहीं समझता कि चाइनीज सोल्जरिंग कोई ऐसी चीज है कि वो एक बड़ा भारी मिलिट्री एडवेंचर लेने की पोजीशन में है। हाँ, जिस तरह उन्होंने साउथ चाइना सी में जगह जगह आइलैंड्स पर अपने बेसेस बनाए हैं, अमेरिकन शिप्स यहाँ के तक के 7th फ्लीट भी अब ताइवान के पास मूव कर गया है
तो ये बड़ी नाजुक सी स्थिति है। पर मुझे लगता नहीं, जैसा कि यूक्रेन और रशिया में एक जंग जारी है, शायद अमेरिकन ट्रूप्स भी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ेंगे। मेरी अपनी रीडिंग है कि ये दुतरफा भुर्कियां हैं, दुतरफा भभकियां हैं, और इन गीदड़ भभकियों में जिसने आग झपका ली, जो जैसा अभी नजर आता है, तो फिलहाल तो आग चाइना की झपकी। कर्नल शाही, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो गीदड़ भभकी है, चाइना क्योंकि इतनी बड़ी गीदड़ भभकी दिया था, लेकिन वहां पर नैन्सी पेलोसी पहुंची और सीधा सीधा वहां से संदेश दिया। न सिर्फ संदेश दिया बल्कि कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चीन कुछ भी करेगा, ताइवान के लोगों का साथ देगा। मतलब और मायने साफ हैं कि अगर जिन 6 स्थलों पर इस समय बहुत सघन मिलिट्री ऑपरेशन के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है चीन, क्या चीन ताइवान पर अटैक करने की हिम्मत करेगा? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसी उम्मीद लगती नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जैसा उन्होंने ताइवान एक्सप्रेस वे को ब्लॉक कर दिया है, ताइवान से चाइना जाने वाली कुछ सप्लाईज और कुछ ऐसी कमोडिटीज जो वो खरीदते थे, उन पर रोक लगा दी है। तो मुझे लगता है कि अब ये युद्ध की जगह सैंक्शंस की तरफ मुड़ रहा है चाइनीज पॉलिसीज, जिसका मतलब है उनकी जो जंग वाली धमकी थी वो फिलहाल तो एक ब्लंट होती नजर आ रही है। इसमें आने वाला समय शायद इस बात को और ज्यादा क्लियर कर देगा, पर मुझे नहीं लगता कि इस अमेरिकन इनिशिएटिव के बाद इस सरेआम उनकी छाती पर मूंग दलने वाली बात है। बड़े रौब से नैन्सी गई, ताइवान पहुंची, 17 घंटे वहां पर उन्होंने हर तरह का आश्वासन दिया, सलाह मशवरा दिया, और लगातार अमेरिका ये आश्वासन देता जा रहा है कि वो ताइवान के साथ खड़े हैं और ताइवान की हर रूप से सहायता करें। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दुनिया खेमों में बढ़ती दिख रही है। चीन के साथ रूस, पाकिस्तान, ये सभी आ चुके हैं। रूस ने कहा कि इससे और टेंशन बढ़ने वाला है, और पाकिस्तान ने, हालांकि मुझे हंसी भी आ रही है कि पाकिस्तान ने भी कहा है कि दुनिया वैसे ही खतरे के मुहाने पे खड़ी है। अब अमेरिका ने क्या कर दिया? अमेरिका के खिलाफ बोलने की इतनी हिम्मत चाइना, माफ करिएगा, पाकिस्तान क्यों कर सका? क्योंकि अगर न बोलता तो चाइना घुड़की देता हो सकता है पाकिस्तान को। शायद ये भी एक तथ्य है। देखिए, पाकिस्तान और चाइना का बड़ा आपने अच्छा जिक्र किया। मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को बलूचिस्तान में इंटरेस्ट है। पाकिस्तान तो बलूचिस्तान को अपनी जमीन कहता है, चाइना को वहां से अपना सीपैक का रास्ता निकालना है। और उसी बलूचिस्तान पर सिर्फ कल पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 6 लोग एक हेलीकॉप्टर में मौत के घाट उतार दिए गए हैं जी। चाइना और पाकिस्तान की जैसी आदत है, वो हमारी बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी कहते थे कि स्ट्राइक नहीं हुआ, वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी कहते थे नहीं कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा हवाई जहाज का एक्सीडेंट था। पर काफी वायरल हो रहा है एक मैसेज जिसमें अमेरिकन एजेंसी ने एक गलती से किया गया फायर कहकर उसको जिम्मेवारी ली है, और यहाँ तक कहा है कि हम रिग्रेट करते हैं उसको कि वो गलती से फायर हुआ। पर अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा इशारा है पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह जावेरी जो अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छुपता फिर रहा था, उसामा बिन लादेन की तरह घुसकर अमेरिका ने अब जावेरी को भी निशाना बनाया विदाउट एनी कोलैटरल डैमेजेस, पिन पॉइंटेड इसको मौत के घाट उतारा और किसी को कानो कान खबर नहीं।
मैं समझता हूँ ये जो कोइंसिडेंस नहीं है, ये अमेरिका के जो 2 एक्शंस हुए हैं, एक ज़वेरी के खिलाफ और एक बलूचिस्तान में, ये काफी तगड़ा इशारा है पाकिस्तान को संभल जाने के लिए और चाइना को भी संभल जाने के लिए, क्योंकि ताइवान में चाइना का अपना इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है और काफी इन्वेस्टमेंट वो इस सीपैक प्रोजेक्ट के ऊपर कर चुका है, जिसमें पाकिस्तान तो तकरीबन बिक चुका है। ताइवान तो को लेकर के भारत का स्टैंड अल्टीमेटली क्या होना चाहिए जी? ताइवान को लेकर के भारत का स्टैंड अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? वैसे तो स्टैंड है क्योंकि भारत लोकतंत्र के साथ है, हालांकि वन चाइना पॉलिसी को भी भारत महत्व देता है जैसा कि अमेरिका देता है, लेकिन ताइवान की संप्रभुता पर अटैक करेगा वन चाइना पॉलिसी के नाम पर, तो भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? जहां तक अमेरिका के नैन्सी पेलोसी का ताइवान पहुंचना और ये कहना कि अगर लोकतंत्र पर हमला होगा, संप्रभुता पर ताइवान के हमला होगा तो अमेरिका उसका साथ देगा। भारत को वैदेशिक मामले के हिसाब से क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। हमारा डायरेक्ट दखल ना ताइवान के साथ है, ना बलूचिस्तान के साथ है, ना यूक्रेन के साथ है। रशिया से हमारी दोस्ती जरूर है, चाइना से हमारी वो दोस्ती नहीं है। और जहां तक ताइवान का सवाल है, हमारे रिश्ते ठीक हैं, अच्छे हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यापारिक संबंध भी नहीं है, छोटा व्यापार होता है। और जैसा दुनिया के निष्पक्ष देश देख रहे हैं इस सबको, मैं समझता हूं हमें निष्पक्ष रहते हुए किसी भी साइड में उलझना नहीं चाहिए। हमें कोई वजह नहीं है कि इरिटेशन और खाम खा दें चाइना को, हमें कोई वजह नहीं है कि हम बिल्कुल इसको भूल जाएं ताइवान को। इसलिए हमें खामोश रहना चाहिए और निष्पक्ष एक अपना स्टैंड बनाना चाहिए। न किसी ने आपसे ओपिनियन पूछी है, न आपको वॉलंटियर करके कोई ओपिनियन देनी चाहिए। लेकिन कर्नल साहब एक ऐसे समय में जो हमारा डिस्टेंस है, मेरे ख्याल में ना तो हमारे प्रभुत्व में वो आते हैं, ना उनमें किसी के प्रभुत्व में हम आते हैं। एक ऐसे समय में मैं नहीं समझता हमें किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप करना चाहिए। एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान जैसा देश, जिसे अपनी संप्रभुता बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है बताने की जरूरत नहीं है, जब वो प्रतिक्रिया दे रहा है, हालांकि उसकी मजबूरी हम समझ सकते हैं क्योंकि उसकी गर्दन जिसके हाथ में है उसके लिए उसको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन भारत इतनी खामोशी से सिर्फ वेट एंड वॉच इस रणनीति पर चलेगा, कहीं कोई चूक न हो जाए। आप कहना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान जैसे फेल्ड कंट्री से मिसाल लेनी चाहिए? हम ऐसा तो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जिसकी अपनी पॉलिसी है ही नहीं। एक ऐसी स्थिति में जब हमारे दो दुश्मन एक साथ एक बड़े देश के सामने खड़े हुए हैं, उन स्थितियों में हमें इतनी तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि हम साथ तो किसी के नहीं हैं, लेकिन बहुत गलत या घुड़कीबाजों के साथ हम नहीं होंगे। यह संदेश शायद चीन को देना चाहिए या उसके पास पहुंचना चाहिए। आप किन दो बड़े दुश्मन की बात कर रहे हैं? मैंने पाकिस्तान को कभी भी बड़ा मुल्क माना ही नहीं। मैं चीन की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि अगर ताइवान में उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा तो कम से कम गलवान जैसे क्षेत्र में उसकी कारस्तानी थोड़ी तो रुकेगी ना। देखिए, अगर वो ताइवान में बिजी होता है तो हो जाना चाहिए, होने दीजिए। यही मेरा भी कहना है। जितना वो ताइवान में बिजी होगा उतना ही उसका ध्यान और प्रेशर जो भारत की ओर उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पर कम होगा। अल्टीमेटली इस स्टैंड को लेकर के कि नैन्सी पेलोसी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ताइवान से वापस लौट चुकी हैं एक कड़ा संदेश दे करके, लेकिन यह भी खबर कि चीन अपने युद्धाभ्यास को और तेज कर दिया है
और खबर यह है कि वो हल्की फुल्की सैन्य कार्रवाई भी घोषित रूप से कर रहा है। क्या माना जाए कि टेंशन अब बढ़ने वाला है? देखिए, टेंशन्स चाइना की ओर से जो हरकत हो रही है वो मैं समझता हूं जो अपना मुंह छुपाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी गीदड़ भक्तियां दी थी और उनमें से कुछ कामयाब नहीं हुई। मैडम नैन्सी चली भी गई, आश्वासन भी दिलाई, वापस भी लौट आई। जिस बहादुरी और जिस दिलेरी से सरेआम लौट आई, उसके बाद जो लॉस ऑफ फेस चाइना का हुआ है, खास तौर पर अपनी गीदड़ भक्तियों की वजह से, अब उनको जस्टिफाई करने के लिए अपने मुंह पर फेंकी हुई कीचड़ को उतारने के लिए अगर वो छोटी मोटी सैनिक कार्रवाई करेगा तो मैं समझता हूं ताइवान विद हेल्प ऑफ अमेरिका उससे निपटने के लिए पूर्ण तरह से सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद, कहीं भी मैं समझता हूं कर्नल शाही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इस विकल्प पर कि अगर कुछ चीन अपनी इज्जत बचाने के लिए करेगा तो उसको मैनेज करने की स्थिति में अमेरिका और ताइवान हैं। जहां तक भारत का संबंध है, भारत को वेट एंड वॉच पर रखना चाहिए, रहना चाहिए, और साथ ही साथ अपने हितों को सोचते हुए समय पर सधी हुई प्रतिक्रिया देना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपने हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की है, और नैन्सी पेलोसी जिस तरीके से वापस लौटी हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज को शो करते हुए ऐसा लग रहा है कि चाइना ये समझ चुका है कि वो अपनी गीदड़ भपकी में कामयाब नहीं हुआ और उसकी वास्तविक ताकत ये समझ में आ गई है। लेकिन कुछ आर्थिक प्रतिबंध इस तरीके से वो ताइवान पर लगा दिए हैं जिससे ताइवान को आर्थिक रूप से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उन परिस्थितियों में अमेरिका किस हिसाब से ताइवान की मदद करता है सैन्य और आर्थिक तौर पर, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ताइवान को लेकर के चीन जिस तरीके से सख्त और सरगर्म नजर आ रहा है, आने वाले समय में मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही हैं, लेकिन वो मैनेज कर ली जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद ताइपे में नैन्सी पेलोसी का उतरना और वहां से सख्त संदेश चीन को देना, अमेरिका ने निश्चित रूप से अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की है। और जो बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से प्रभावी हुआ है, और एक राष्ट्रपति के रूप में, जैसा कि मैं कल भी कह रहा था कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद जो बाइडेन एक सख्त और तेवरदार नेता के तौर पर स्थापित करने में सफल हुए हैं, तो इस संदेश के बाद जो कि पेलोसी ने ताइवान से दिया है, निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा कदम माना जाएगा। और जो बाइडेन अब एक प्रभावी और एक सख्त नेता के तौर पर एस्टैब्लिश करने में सफल हो गए हैं, फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब दूसरी खबर पर चलते हैं। ये बात तो हुई चीन और ताइवान के संघर्षों की और उसमें अमेरिका के इंटरफेरेंस की, लेकिन अगर हम अब अपने देश की ओर लौटें तो हम देखें कि प्रथम नागरिक और महामहिम के चुनाव में सफलता के बाद एनडीए एक दूसरी बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है, ये खबर हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि 6 अगस्त को जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो एनडीए पूरी तरीके से लामबंद है, एक साथ एक सूत्र में है, और राजनीतिक रूप से विपक्ष को अलग थलग किए हुए एनडीए अब जब चुनाव में 6 अगस्त को वोटिंग करेगा तो उसमें एक बार फिर यह साफ हो गया है कि विपक्ष तार तार हो गए उसकी एकता, क्योंकि मायावती जो बसपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन कर दिया है। बंगाल के राज्यपाल रहे धनखड़ को जो इनाम मिला है उसमें अब मायावती जिस तरीके से स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि वो और उनके विधायक, उनके सांसद वोटिंग करेंगे तो सिर्फ एनडीए के समर्थन में। मतलब साफ है कि अब एनडीए के उम्मीदवार धनखड़ का जीतना लगभग तय है, और वो भी एक बड़े मार्जिन से। इस तरह से विपक्षी एकता तार तार हुई है। मायावती ने यह बयान क्यों खुले तौर पर दिया कि वो एनडीए का समर्थन करेंगी,
जबकि विपक्ष को 24 के पहले एक करने की एक मुहिम में वो एक बड़ी कड़ी हो सकती हैं और ऐसा माना जाता है कि एक कड़ी हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मायावती को यह कहना पड़ा। हमारे साथ कुछ ही देर में लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला जुड़ेंगे, लेकिन उनकी बात को हम आगे बढ़ाएं या क्या कुछ घटनाक्रम चला जिसके तहत उनको यह बयान देना पड़ा, लेकिन उस राजनीतिक हालात पर हम चर्चा जरूर करें जिसके तहत मायावती को ये सब कुछ कहना पड़ा और प्रकारांतर से मायावती ही क्यों यूपीए की नेता रही और कांग्रेस के आप कह सकते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनकी वर्तमान स्थिति आप समझ सकते हैं। और ऐसे में विपक्षी एकता के सूत्रधार कही जाने वाली ममता बनर्जी इन दिनों किस मुश्किल में हैं और किस तरीके से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी को लेकर के जिस तरीके से मार्गरेट अल्वा जो कांग्रेस के से बहुत अच्छे से जुड़ाव में रही हैं, उनकी नेता रही हैं दशकों तक, और शरद पवार की वो पसंद हुई, तो इस तरीके से एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो आगे बढ़ाई गई, उनके उम्मीदवारी के उनके नाम को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद से ममता भी नाराज हुई और उनकी नाराजगी तो नाराजगी, अब मायावती भी नाराज हुई है और मायावती की ये जो नाराजगी है इससे इतना तो तय है कि अब एनडीए धनखड़ को भारी मतों से जिता ले जाएगा। जीत तो वैसे धनखड़ की तय है। मार्गरेट अल्वा सिंबॉलिक तौर पर एक सशक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर अपने को प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं होंगी क्योंकि अगर संख्या बल को देखा जाए तो उसमें बहुत ही कमजोर स्थिति है जहां तक संयुक्त विपक्ष की बात है, और उसमें विपक्ष के हर धड़े के हर एक बड़े नेता के साथ क्या कुछ हो रहा है और किन किन मामलों में किसका नाम आ रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। कोलकाता से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र हर जगह ईडी के छापे या आईटी के छापे पड़ रहे हैं, और जब यह कहा जाता है कि यह विपक्ष को परेशान करने की एक साजिश है, तब जब रेड में इतनी बड़ी मात्रा में रुपए, गड्डियां, सोने के खजाने और पता नहीं कितनी सामग्रियां मिलती हैं, तो फिर इस देश की जनता जो लोकतंत्र के प्रति आस्थावान है, समर्पित है, वो ये समझने पर मजबूर होती है कि आखिर में विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध तो कर रहा है, लेकिन अगर सब कुछ साफ स्वच्छ है तो फिर इतनी हाय तौबा को क्यों। और इसी हाय तौबा के दौरान जब इस तरह के इतने बड़े पद पर, जो कि एक संवैधानिक पद हैं, उन पर चुनाव हो रहे हैं, तो शायद विपक्ष को ये दिखाना या शो करना एक जरूरत बन जाती है कि वो बहुत मजबूती से एनडीए का सामना करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में मुंह की खाने के बाद एक बार फिर संयुक्त विपक्ष बहुत बड़े अंतरों से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हारने जा रहा है। ये एवी स्टार न्यूज जैसा राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में पहले ही कह दिया था। अब जो समीकरण बन रहे हैं उससे साफ है, क्योंकि मायावती ने कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो उन्होंने ट्वीट किया है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं उनके ट्वीट को। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वो एनडीए का समर्थन करेंगी, अर्थात उन्होंने ये बोला है कि वो किस तरीके से विपक्ष की बात तो करती हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वो मार्गरेट अल्वा के साथ नहीं है। अर्थात क्यों नहीं है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि शरद पवार की उसमें मुख्य भूमिका थी। यही बात जब भी चर्चा होती है विस्टार न्यूज पर विपक्षी एकता की, तो हम कहते हैं कि जिस तरीके से कई कुनबे हैं और उन कुनबे का एक नेता अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में ही देखता है, लेकिन अपने कुनबे में ही अपने कुनबे को भी वो संवार के नहीं रख पाता, तो बड़ा सवाल है कि 135 करोड़ के आवाम के साथ वो जुड़ करके भारत के भावी प्रधानमंत्री और मिशन 2024 के एक
पक्ष के रूप में, एक विकल्प के रूप में अपने को कैसे प्रस्तुत करेगा। और जब यही सवाल किया जाता है तो उसका उत्तर मिलता है कि 2024 की लड़ाई तो और आसान होने जा रही है, जहां तक आज के और अभी के संदर्भ में बात किया जाए तो। हमारे साथ लखनऊ से अनूप शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनूप, मायावती ने साफ कर दिया है कि वो धनखड़ का साथ देंगी, मार्गारेट अलवा का साथ नहीं देने जा रही, वो एनडीए का साथ देंगी। और ये भी कह रही हैं कि इसका मतलब नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही हैं, वो बसपा के सिद्धांतों पर हैं, उन सैद्धांतिक लड़ाई में वो इस चुनाव में एनडीए का साथ दे रही हैं। क्या मायने हैं इसके? इस समय बिल्कुल बीजेपी के पीछे पीछे चलती ही नजर आ रही है, चुनाव के समय से नजर आ रही है। ये कोई नया वाक्य नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव हो उसमें भी मायावती बीजेपी के पीछे पीछे ही खड़ी नजर आई थी। बीजेपी के जो उम्मीदवार, इंडिया के उम्मीदवार थे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने समर्थन दिया। अब वही सिलसिला आवाज मुझे नहीं मिल रही है। अनूप जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। मुझे आ रही है आपकी आवाज। हेलो हेलो, आवाज आ रही? हाँ, अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए अनूप जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी दिवाकर जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मायावती लगातार चुनाव के समय से, विधानसभा चुनाव हो तब से ही बीजेपी के साथ साथ ही नजर आती हैं। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो उसमें भी बीजेपी के एनडीए उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन दिया। अब उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी है, उनको भी उनका समर्थन है। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बार बार कहा भी जाता है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भी मायावती के जो जिस तरह से उन्होंने दांव चला था सीटों पे, तो वो भी साफ साफ बीजेपी के ही पक्ष में नजर आ रही। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती ये तो बार बार कह रही कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन नजर हमेशा बीजेपी के साथ ही आ रही है ये 2022 की विधानसभा चुनाव से। तो ये दिखता कुछ है, होता कुछ है, बिल्कुल वही है कि हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। ये मायावती की समय राजनीति चल रही है। जी, तो आपको लगता है कि मायावती ने जो ये संदेश दिया है उससे विपक्ष को बहुत परेशानी हो रही है? जहां तक उत्तर प्रदेश का संदर्भ है, सपा का भी कुछ बयान आ सकता है क्या इसके बाद? देखिए, सपा राष्ट्रपति चुनाव में तो खैर अलग नजर आई थी, लेकिन इस बार सपा क्या करेगी ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन मायावती के लिए तो पहले से पता था कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को ही समर्थन देंगी, ये सभी जानते थे। वो चाहे जो भी कहा जाए कि बीजेपी साथ नहीं खड़े हैं, तब भी वही उनके साथी जगदीप धनखड़ जी को ही वो समर्थन देंगी। लेकिन हाँ, सपा अभी ये कहना मुश्किल है कि सपा किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि सपा शायद इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को ये समर्थन दे दें। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में तो नहीं दिया था समर्थन बीजेपी का, लेकिन उम्मीद है इसमें दे सकती। लेकिन ये भी कहना जल्दबाजी होगा कि सपा का जो वोट है वो किधर जाएगा। अभी सपा की तरफ से आधिकारिक औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप आशंका के तौर पर या संभावनाओं के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने भी धनखड़ का समर्थन कर दिया तो 2024 के पहले विपक्षी एकता की बात जब भी की जाएगी तो वो हास्यास्पद स्थिति होगी और जो भी ऐसी बात करेगा वो हंसी का पात्र बनेगा अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा कर दी जाती। बहरहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या घोषणा की जाती आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सोरेन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो मार्गारेट अलवा के पक्ष में वो और उनकी पार्टी रहेंगे और वो उसके लिए वोट करेंगे। तो यहां पे कम से कम कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो एकता है, जो हालांकि वो सरकार में भी है, तो फिलहाल वो एकता बरकरार है। हालांकि उस एकता पर भी बड़ी चोटें आ रही हैं क्योंकि 3-3 सांसदों को माफ करिएगा विधायकों को कांग्रेस को जो है फिलहाल निलंबित करना पड़ा है, सस्पेंड करना पड़ा है, क्योंकि वो कैश कांड में जिस तरीके से वो लोग पकड़े गए और इसके बाद सोरेन गुट और वहां के मुख्यमंत्री बराबर ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के साथ अपने सरकार को आगे बढ़ाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगामी जो राजनीतिक भविष्य है उसके लिए कैसा होगा, ये सब मंथन चल रहा है। लेकिन वो मार्गारेट अलवा का साथ देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है
कि योगी आदित्यनाथ और मोदी डबल इंजन की जो सरकार है और एनडीए का जो एक ऑरा है, ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, उस ऑरा के सामने बहरहाल मायावती तो पूरी तरह से साथ हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं अनूप, चूंकि आप भी लखनऊ में रहते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से देखते हैं, ऐसा लगता है कि सपा भी ऐसा कर सकती है, तो फिर साफ संकेत कांग्रेस और एनसीपी को होगा कि अपने मन से उन्होंने किसी को उम्मीदवार बता करके और बना करके अगर उतारा है चुनाव में, तो उसका फिर वही उसके जिम्मेदार होंगे। उसका कोई श्रेय या उसके जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस पर वो नहीं जाने वाले। तो यही वो विपक्षी एकता तार तार होती है, उसके सारे बिंदु दिख जाते हैं। और यही वो सच है जो 2024 के पहले संसद में तो बहुत एकता दिखती है, सड़क पर भी सिर्फ विरोध के लिए बहुत एकता दिखती है, लेकिन जब एकता के प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है तब विपक्ष की वास्तविक एकता क्या है, ये देश की जनता देखती आ रही है, देख रही है। और लगता है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो एक बार फिर मुझे अगली उस बात को कहना पड़ेगा जो मैं बराबर कहता हूं कि 2024 का मिशन प्रधानमंत्री मोदी के लिए और आसान होने जा रहा है। ऐसा क्यों होने जा रहा है, हम आपको कारण बताते हैं। क्योंकि इस देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं। हम तीसरी खबर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके पहले हम आपको एक भूमिका जरूर देना चाहते हैं। इस देश में जब चर्चा की जाती है तो महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे आते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सब के जड़ में भ्रष्टाचार घुन की तरह देश को, संविधान को, लोकतंत्र की जड़ों को वो घुन की तरह काटता है। एक आम जनता को, यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार अगर आपके संस्कार में, हम एक राष्ट्र के रूप में बात कर रहे हैं, अगर संस्कार के रूप में वो एस्टैब्लिश हो जाता है, जिस पर आघात किया जाता है तो लोग हंसी करते हैं, अरे ये तो दिखाने के लिए है। तब तक जब वो संस्कृति, वो कुसंस्कृति के खिलाफ जो चोट होती है, छोटी ही चोट होती है लेकिन उसके बड़े फायदे होते हैं, तो उस चोट का हमें समर्थन करना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, भ्रष्टाचार में आकंठ जिसको मौका लगता है वो डूबता है। जो उससे बचता है वो सचमुच में देश के संदर्भ में योगी है। मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविक योगी जो कर्म योगी होता है, जो देश के लिए सोचता है और देश के लिए ही सब कुछ समर्पित कर देता है। बहरहाल इस देश के 135 करोड़ की आवाम को, इसे आप किसी एक व्यक्ति के लिए बड़ाई मत समझिएगा, अपने देश के प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक संघर्ष वो कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सफलता तो फिलहाल अभी वो नहीं पाए हैं। लेकिन अगर राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए तो गलत तरीके से बिना कुछ मेहनत किए हुए जो ये धन्ना सेठ बने हुए हैं, उनके यहां छापे मारे जाएं और गैर मेहनत, बिना मेहनत के जो धन उपार्जित किया गया है या जो कुछ भी इकट्ठा किया गया है, उन सब को सीज किया जाए, उन सब की संपत्ति को अटैच किया जाए, ये अब बहुत जरूरी है। इसलिए देश की दो संस्थाएं बहुत प्रभावी हैं जिनके बारे में आप अभी तक नहीं सुनते थे, और खास करके इनकम टैक्स के बारे में तो आप सुना करते हैं साल में 1-2 बार, लेकिन ईडी, प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकलापों को अब आपको समझ में, और इसलिए समझना चाहिए क्योंकि पिछले 8 सालों में जो छापे हुए हैं वो पूर्व के जो सरकारें थी उनसे 3 गुने से भी ज्यादा, और भी ज्यादा। हम वो आंकड़े आपको समय रहते हुए दिखाएंगे। और कितनी संपत्ति अटैच की गई है ये तो प्रमाण है, ये तो किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है। तो इस देश के मेहनतकश लोगों की कमाई लोग घरों में छुपाकर और सफेद कपड़ा पहनकर, सफेद पोश बनकर, जब मीठी मीठी बातें लोकतंत्र को बचाने, गरीबी खत्म करने, जनता के बीच में जाकर के भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, तो वो बेनकाब हो रहे हैं। ये समय आ गया, हालांकि इसके लिए बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रधान सेवक का ये कहना कि हम अपनी पीठ को मजबूत किए हुए हैं, लड़ाई तो हम जारी रखेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष है। एक बार हम फिर कहना चाहते हैं कि ये मामला अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विपक्ष यही कहता है कि सिर्फ उसको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब आप गलत करेंगे ही नहीं
तो आपको भगवान के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त कोई परेशान कर ही नहीं सकता। और अगर आप गलत हैं, कहीं ना कहीं आप कीचड़ में हैं, तो आप पे छींटे आएंगे और आप उससे बच नहीं सकते। यह सुनिश्चित किया गया है अगर इस देश में किसी सरकार के द्वारा, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए इस देश का एक समझदार नागरिक होने के नाते। ये आपका फैसला है, आप ये तय करें, क्योंकि लोकतंत्र में आपको सोचने समझने और हर एक मतांतर के साथ जुड़ने या उससे अलग होने की पूरी छूट है। तीसरी खबर की ओर हम बढ़ते हैं, जिस भूमिका में हम आए थे कि देश के 3 राज्यों में आईटी के छापे पड़े हैं और उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों में बड़े छापे मारे गए हैं। और इसको फिर अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारे लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन आईटी रेड पड़ा है चूंकि ये बिजनेस डील के साथ थे और कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं सामने जिसमें गैर कानूनी तरीके से इनके पास संपत्ति या धन मिला है। और इन छापों के मायने क्या है, क्योंकि 12 स्थानों में, क्योंकि 35 स्थानों पर और एक जानकारी के मुताबिक तो 36 स्थानों पर छापे मारे गए। इन छापों में, जिनमें 3 राज्य हैं और इन तीनों राज्यों में सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के ही खिलाफ वो छापे मारे गए हैं। क्या है कुछ जानकारी और इसके आगे की जानकारी और इस पे जो सुगबुगाहट है, हम बात करते हैं। अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे लखनऊ से। अनूप जी, इन छापों के संदर्भ में क्या कुछ बजिंग्स चल रही हैं? अनूप शुक्ला, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि जो छापे आईटी के तरफ से मारे गए हैं, मुझे लग रहा है कि अजान के कारण आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं इसके बारे में अनूप जी आपको फिर से कनेक्ट करता हूं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। हाँ, आप जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे सहयोगी, इनपुट सहयोगी शोएब भी इस जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अनूप जी, आप कुछ जानकारी दे रहे थे, उस जानकारी के बारे में जल्दी से हमें बताइए। जी, ऐसा है कि आज बुधवार को अचानक लगभग 5 बजे के आसपास ही कानपुर की कानपुर से ही जो इनकम टैक्स कंपनी, जो इनकम टैक्स की पूरी टीम समझ लीजिए कि झांसी, लखनऊ, कानपुर तथा ही नोएडा, दिल्ली, ये इन स्थानों पर बाकायदा तुरंत 5 बजे से, बुधवार आज 5 बजे से ही छापेमारी लगातार चल रही है। और टीम में बाकायदा, जिसे कहा जाए 3 दर्जन से अधिक की टीम बनाई गई है इनकम टैक्स की, जो लगातार ये छापेमारी कर रही है। और बिल्कुल जो आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से ही जुड़े लोग बिल्डर्स हैं, जो घनाराम कंस्ट्रक्शन है, ये श्याम सुंदर यादव, उनके भाई बिशन सिंह की, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े पुराने नेता हैं। और साथ में जो कानपुर में जो टीम लगी हुई है, वो नौशील धाम, जो राजेश यादव हैं, जो बाकायदा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। नौशील धाम वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों पे बाकायदा सवेरे से ही छापेमारी चल रही है। जो अगर बताऊं कि झांसी में 8 टीमें लगी हैं, 8 ठिकाने हैं, और कानपुर में 6 ठिकाने, और लखनऊ में 2 गुप्त ठिकाने हैं, जो अभी पता नहीं लग पाया है। 2 गुप्त ठिकाने पर आईटी की रेड चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये रेड आज ही खत्म नहीं होगी, बाकायदा इसे 2 से 3 दिन चलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो चक्कर क्या है कि घनाराम जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अगर ये कैश में ही सारे, जिसे कहा जाए कि जो भेजते थे मकान बना के, वो कैश में ही सारा इनका पेमेंट हो रहा है, कैश में सारा काम करते थे। अभी 300 करोड़ से ज्यादा का इनके पास, जिसे कहा जाए कि लेन देन हुआ है, उस पर बाकायदा नजर है। तो ये टैक्स चोरी का पूरा मामला, जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है, ये पूरा टैक्स चोरी का मामला है। और बड़ी बात ये है कि ये सभी जो लोग हैं, लगभग 6 से 7 लोग हैं, ये सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए छोटे नहीं बल्कि बड़े नेता हैं। जी, समाजवादी पार्टी से जुड़े छोटे बड़े नेता। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बयान आ सकता है कि उनको परेशान करने के लिए, हालांकि परेशान जैसी कोई बात नहीं है परेशानी की। अनूप जी, बिल्कुल आप बने रहिए। शोएब खान हमारे इनपुट सहयोगी। शोएब जी, आप इस खबर पर बहुत देर से नजर रख रहे थे और बड़ी जानकारियां देना चाह रहे थे शोएब खान, चूंकि बिल्कुल ताजा अपडेट देना चाह रहे हैं इस खबर पर। शोएब जी, क्या है ताजा अपडेट? दिवाकर सर, ये जो आज आईटी की रेड पड़ी है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और गोवा में, ये ख़ास तौर से राजेश यादव और श्याम सुंदर यादव। श्याम सुंदर यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC भी रह चुके हैं
और इनकी एक घना इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक कंपनी है, जिसको लेकर जो इनके ऊपर आरोप है कि ये एक बोगस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए काले धन को सफ़ेद धन करते हैं। और इनके ऊपर आरोप यह है कि अभी हाल में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली थी कि 300 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदी है। तो इसको लेकर इनको राजेश यादव के यहाँ, श्याम सुंदर यादव के यहाँ कानपुर में रेड डाली है जो अभी चल रही है। और झांसी में जो है वो वीरेंद्र राय हैं, राकेश बघेल हैं, विजय सरावकी हैं। ये 8 बिल्डर झांसी के हैं जो इसी कंपनी से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब एक ही कंपनी का सारा है। और इसी के जरिए ही इनकी प्रॉपर्टी जो है गोवा में भी है, दिल्ली में भी है, इसीलिए रेट जो हैगा अदर स्टेटों में मारी जा रही है। लेकिन अभी ये बताया जो अभी इनपुट अब मिल रहा है कि ये रेट अभी कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी इनकी यहाँ, क्योंकि राजेश यादव और श्याम सुंदर यादव के यहाँ जो रेट चल रही है उसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेन श्याम सुंदर यादव हैं जो पूरे मिलती हैं, ये क्लियर नहीं है कि अभी वो इनकम टैक्स को मिल पाए नहीं मिल पाए। लेकिन इनकम टैक्स की टीम ने जो है उनको घर के अंदर जितने भी लोग थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया है, ना कोई बाहर निकल रहा है ना अंदर। तो अंदर से ऐसा अभी ये खबरें जो छुप के आ रही हैं वो ये है कि अभी श्याम सुंदर यादव की तलाश जारी है, शायद अंदर वो नहीं है। अच्छा, तो क्या इनकी गिरफ्तारी की भी कोई सूचना? बिल्कुल, पूरी जिस तरीके से जो आरोप इनकम टैक्स का है कि 300 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदी है, उसका कोई अगर ये नहीं दे सकते हैं तो इनको ज़रूर ही गिरफ्तार भी किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो इनकम टैक्स की रेड में निकल के आई है कि बोगस कॉन्ट्रैक्ट जरिए काले धन को सफ़ेद करा करते थे। इस ईडी की भी सक्रियता हो सकती है। जब ये गिरफ्तारी होगी और आईटी का काम अपना पूरा हो जाएगा तो इसमें 100% ईडी इन्वॉल्व होगी। और क्योंकि 300 करोड़ से ऊपर का मामला जा रहा है तो ईडी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा ही। बहुत अहम जानकारी हमारे सहयोगी सोहेब खान ने दी है और बिल्कुल ताज़ा तरीन वो घटनाक्रम से, खबर से जुड़े हुए पहलुओं पर अपनी नज़र दौड़ाते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से गोवा जिस तरीके से इन्वॉल्व हुआ है, एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी और कुछ ही लोगों का ये कोलैबोरेशन और उनका साथ किस तरीके से 300 करोड़ से अधिक जिस लेन देन का, जिस ट्रांजैक्शंस का, जिस आमदनी या उसके खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें ईडी की भी सक्रियता हो सकती है। तो समझ लीजिए कि वो ईडी जो अभी बहुत कुछ महाराष्ट्र में कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, वो अब उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो रहा है। तो भ्रष्टाचार पर, गलत तरीके से काम करना या पैसे की उगाही करना या पैसे को, काले धन को सफेद करने की कोशिश करना, अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि चौकस निगाहें लगी हुई हैं। हमारी सहयोगी सपना बहुत देर से इस खबर को सुन रही हैं, समझ रही हैं, कुछ अपने पहलू वो भी रखना चाहती हैं, अपना पक्ष। सपना जल्दी आप आए क्योंकि एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आपसे इस खबर पर कोई ताजा तरीन या अपडेट नहीं मांगूंगा, लेकिन आप एक उभरती हुई जर्नलिस्ट हैं। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जाए, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो उसका एक राजनीतिक मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है, उसका चश्मा जो बनाया जाता है उसको राजनीतिक तौर तरीके से। तो नौजवानों को, युवकों को, देशवासियों को किस नजरिए से देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी है कि इन छोटे कार्रवाइयों से अभी बहुत बात बनने वाली नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या दिमाग में कौंधता है जब आप इस तरह की खबरें सुनती हैं? तो देखिए सर, मैं यही कहूँगी कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं, सामने ईडी कार्रवाई कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा सवाल यही उठता है कि ये पैसा, जितना भी जो देश का पैसा है, अभी पार्थ चटर्जी के मामले में अगर बात करते हैं तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में इतना पैसा बरामद हुआ और फिर उसके बाद वो नकार दें पैसे को कि ये पैसा हमारा नहीं है। अरे भाई, आपका पैसा नहीं है तो कहाँ से आया इतना पैसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर अर्पिता जो उनकी करीबी हैं, उनके घर से भी इतना पैसा बरामद हुआ, 2 फ्लैट्स पे छापेमारी हुई ईडी की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले तो ये लोग
जो भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद जब है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, जबकि सबसे ज्यादा जो है अपने गिरबान में नहीं झांकते और जो है सफेद पोश बनने का नाटक करते हैं, जबकि असल में इनकी पूरी कमाई जो होती है वो काली कमाई है। अभी बात की जाए, इससे पहले ईडी की छापेमारी देखने को मिली थी, ईडी की छापेमारी और भी मामले अगर सामने अगर हम डालते हैं, नजर डालते हैं, इत्र व्यापारी के घर में हो गया, या फिर इससे पहले ईडी की छापेमारी देखने को मिली हमें वहां पर नौरा के घर पे देखने के लिए मिली, साथ ही साथ हमें ईडी की छापेमारी जैकलिन के घर में देखने के लिए मिली। तो ये सब जो पैसा है देश का, ये देशवासियों का पैसा है, ये आम जनता का पैसा है, और ये उन लोगों का पैसा है जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं। अच्छा सपना, आपने तुरंत पार्थ का जिक्र किया तो बात एक समझ में आई, शायद कल हम लोग इस संवाद में नहीं जुड़े थे। कैसा लगा जब एक महिला ने चप्पल उठाया और पार्थ की तरफ चला दिया? इस घटनाक्रम को किस नजरिए से आप देखती हैं? देखिए, लोगों में आक्रोश है, लोग भुने हुए बैठे हैं, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ये चीज गलत है, कहीं भी किसी को इस तरीके से हिंसा किसी भी तरह का सलूशन नहीं है। ये हिंसा तो है नहीं, क्योंकि वो नाराजगी थी, वो नाराजगी एक महिला थी जो ESI हॉस्पिटल में वहां वो इलाज के लिए गई थी। और देखो, आप उसकी जागरूकता को देखो सपना, आप इसको समझो कि वो उस महिला, वो एक नागरिक है और उसने पार्थ को देखा। बंगाल के लोग बहुत ही राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं, उसने देखा, और उस बंगाल के बाद मैं सपना बता रहा हूं, जिस बंगाल को जाकर के मैंने देखा है एक रिपोर्टर के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, कि वहां पर ममता दीदी और उनकी TMC को पूजा जाता रहा है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद एक महिला, एक भद्र बंगाली महिला चप्पल निकालती है और पार्थ की तरफ फेंकने का प्रयास करती। उसकी जो नाराजगी है, उसकी जो घृणा है, इसको आप एक जर्नलिस्ट के नजरिए से अगर देखें तो क्या आप समझ पा रही हैं? देखिए, महिला ने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि चप्पल सर पे क्यों नहीं लगी, तो अब वही चीज़ है। अब मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी सर कि लोग नाराज़ हैं, परेशान हैं, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट अगर मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रोफेशन में ये इजाज़त नहीं होती कि किसी भी तरह का ऐसा किया जाए, या फिर अगर हमें अपनी बात बनवानी है या कुछ करना है तो हमें शांति से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांति से अपना विरोध जता सकते हैं, मगर चप्पल फेंकना, इस तरीके का करना, ये मुझे लगता है कि ये गलत है। खैर सपना, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। एक युवा जर्नलिस्ट से हमें ये पूछना था, शायद इसका मैं विश्लेषण कर पाऊं। सपना के अपने दायरे हैं, क्योंकि जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ जो उसने अपने संस्कारों में सीखा है कि हिंसा को हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर किसी सत्य को प्राप्त करना है तो साधन में हम हिंसा का साथ नहीं दे सकते। लेकिन जरा गौर करिए उस महिला की मानसिकता पर, जिसे नफरत उस नेता के प्रति हुई। शायद वो उसकी वोटर रही होगी, उसकी समर्थक रही होगी, लेकिन जब सच सामने आता है कि जिसको हम देव की तरह, भगवान की तरह पूछते हैं, जिसके प्रति हम श्रद्धा का भाव रखने लगते हैं, और श्रद्धा का भाव क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास बहुत दृढ़ होता है। उस दृढ़ विश्वास पर अगर कुठाराघात होता है तो घृणा जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्जन घृणा में हो जाती है। और घृणा की जो प्रतिक्रिया है, जब प्रतिक्रिया सामने आती है तो उसमें कुछ ऐसे भाव होते हैं जो वायलेंस के लाइन पर आ जाते हैं। और शायद चप्पल निकाल करके उसके तरफ फेंकना उस घृणा का द्योतक है, जिस घृणा के पात्र फिलहाल पार्थ बने हैं। और वो पार्थ जो ममता दीदी के दाहिने हाथ हैं, उनके घर से, माफ करिएगा, उनके सहयोगी के घर से 50 करोड़ नकदी और 8 किलो से अधिक सोना, करोड़ों का सोना, और अभी पता नहीं कितने लॉकर खोले जाने बाकी हैं, कितने जगह रेड डाले जाने बाकी हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भद्र बंगाली महिला ने वो चप्पल मारा था, उस चप्पल के मारने के पीछे उसका जो घृणा का भाव था, यही घृणा का भाव भारतीय लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार घुन की तरह दशकों से हमारे देश की भावधारा के साथ एक बहुत नेगेटिव पक्ष है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमें उसके समर्थन में उतर जाना चाहिए।
इसके लिए न हम किसी विचारधारा से प्रभावित हों और न किसी पार्टी न किसी नेता से, क्योंकि इस देश में विचारधारा, भावधारा, पार्टियां, नेता आएंगे, जाएंगे, चलेंगे, लेकिन ये देश है, इस देश को रहना चाहिए और इसके लिए हमें हमेशा सच के साथ खड़े हो जाना चाहिए। शायद यही समय की मांग है। खैर, हम अब चौथी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और यह खबर है राजनीति के उस जोड़ तोड़ की जिसमें एक परिवार के नाम पर एक सिद्धांत गढ़ा जाता है और सिद्धांत एक ऐसा आदर्श बन जाता है जहां वो व्यक्ति, मैंने यही बात अभी कही कि वो श्रद्धा और विश्वास कैसे डेवलप होता है, जहां वो व्यक्ति देवता तुल्य हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुंबई की राजनीति की और मुंबई के राजनीति में बाला साहब ठाकरे एक सशक्त हस्ताक्षर हैं मृत्यु के बाद भी, और होना भी चाहिए। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए बाला साहब की अपनी विचारधारा हो सकता है लोकतांत्रिक मूल्यों में बिल्कुल सटीक न बैठे, लेकिन सच के साथ खड़े रहे बाला साहब और अपनी मृत्यु के बाद एक विरासत छोड़ के गए। उस विरासत के बाद उनके ही पुत्र इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धांतों के साथ जो समझौता होता हुआ दिखा, ऐसे में उनके ही अपने सांसद और विधायक नाराज हुए और फिर एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत उद्धव ठाकरे को त्यागपत्र देना पड़ा और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और विडंबना देखिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का डिप्टी सीएम होने को तैयार हुआ भारतीय जनता पार्टी। चूंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक बार फिर शिवसेना असली, जिसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि असली शिवसेना कौन है, तो वो लड़ाई जो पहुंची कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई। बहस कल भी होनी है, इसलिए आज बहस के कुछ पक्ष पर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे और वो ये कि असली शिवसेना है कौन और शिवसेना का जो सिंबल है वो किसे मिलना चाहिए। और यही वजूद की लड़ाई उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद लड़ रहे हैं और उसके लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। समय रहते अगर वो कोशिश करते, सिद्धांतों के खातिर अगर वो पद को ठुकरा दिए होते और अपने विधायकों की बात मान लिए होते, तो शायद, मैं ये बात राजनीति के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, तो वो स्थिति नहीं आती कि जो एकनाथ शिंदे उनके सामने हाजिरी लगाते थे, माफ करिएगा मुझे ये शब्द कहना पड़ रहा है, और उनके पिता के सामने तो हाजिरी ही लगाते थे, आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाला साहब के सिद्धांतों के साथ समझौता किया है उद्धव ठाकरे ने, भले ही वो उनके पुत्र हों। इसलिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है कि शिवसेना की विरासत मैं संभाल रहा हूं, क्योंकि मैं उनका एक सिपाही हूं, शिवसेना का एक सिपाही हूं। और ये लड़ाई जब कोर्ट पहुंची तो ये, चूंकि संविधान और कोर्ट ऑफ, माफ करिएगा, रूल ऑफ लॉ और संविधान के हिसाब से चलता है, उसलिए न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत असली शिवसेना गुट कौन है, इसकी लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, 3 जजों ने उस पूरे मामले को सुना और जो कुछ टिप्पणियां हुई हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे कि उन टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो शायद एकनाथ शिंदे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, संदेश है कि 10 दिन का समय क्या दिया गया। हालांकि उनके वकील से यह बात कही गई, हरीश साल्वे से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि 10 दिन का समय आपको क्या दिया गया, आपने तो सरकार बना ली। खैर, लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। क्या है इनके सारे मायने हम आपको बताएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए कुछ फैक्ट्स पर हम नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है वो फैक्ट्स, वो हम आपको बताते हैं। शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से तीखी बहस हुई। शिंदे गुट के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल किए। हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली, आपने सरकार बना ली, जो हमने बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कोई निष्कर्ष नहीं निकलने की वजह से सुनवाई टाल दी गई है और वो कल होगी। कल अर्थात 4 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी।
तो उस सुनवाई में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलीलें कि उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दिया, कहा कि अगर 2/3 विधायक अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी से विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। शिंदे के समर्थन में वह नहीं कह सकते कि वह मूल पार्टी हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय करना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी। फिर सिब्बल ने कहा कि कानूनन यही करना था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सभी पक्षों ने मामले से जुड़े कानूनी सवालों का संकलन जमा करवा दिया है। राज्यपाल के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा मैं अभी जमा करवा रहा हूं। तो ये वो फैक्ट्स फाइल मांगी जा रही हैं। कपिल सिब्बल उद्धव के वकील ने क्या कहा, पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होती, इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया, वहां ये नहीं गए, डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, अपना व्हिप नियुक्त कर दिया। असल में उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वह मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। ये शिंदे के खिलाफ बातें गई हैं। आज भी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। जब संविधान में 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी प्रावधान को जोड़ा गया तो उसका कुछ उद्देश्य था। ये सिब्बल कहते हैं अगर इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा। पार्टी की सदस्यता छोड़ने वाले विधायक अयोग्य हैं। चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर दावा कैसे कर सकते हैं, ये कपिल सिब्बल जो उद्धव ठाकरे के वकील हैं उन्होंने कहा। इस पर हरीश साल्वे और सिब्बल के बीच बहस हुई। हरीश साल्वे कहते हैं जिस नेता को बहुमत का समर्थन न हो वह कैसे बना रह सकता है। ये शिंदे गुट के हरीश साल्वे ने कहा, जो शिंदे गुट के समर्थन में बोल रहे थे, जो बातें कही हैं वह प्रासंगिक नहीं है, ये कपिल सिब्बल ने कहा। और फिर हरीश साल्वे ने कहा किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया। जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका हो, दूसरे गुट की बैठक में ना जाना अयोग्यता कैसे हो गया, ये हरीश साल्वे ने सवाल किया। तो इस पर कपिल सिब्बल ने, देखिए हम आपको स्क्रीन पर दोनों वकीलों के बीच बहस को सुना रहे हैं। सीजेआई ने कहा इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। बहुत बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही। हरीश साल्वे ने कहा हमारे यहां एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाए। बहुत अहम बात कही। हम अभी भी पार्टी में हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है, ये साल्वे ने कहा। सीजेआई इस पर चुप हुए। सीजेआई ने कहा हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, इस बीच आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल गए, अब आप कह रहे हैं कि सारी बातें निरर्थक हैं। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील जब बहस कर रहे थे, हरीश साल्वे फिर क्या कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन बातों पर अब विचार नहीं होना चाहिए, विचार होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विचार ही ना हो। सीजेआई ने कहा ठीक है हम सभी मुद्दों को सुनेंगे। मतलब साफ है कि इस पर बहुत ही गहन सुनवाई होनी है। एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले टीम के सामने पूरी सुनवाई में आज यानी बुधवार के दिन पेश हुआ और बहुत ही तीखी झड़प और बहस और जिरह हुई, उस पर सीजेआई के कुछ सवाल जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि सीजेआई का यह कहना कि हमने 10 दिन क्या समय दिया, आपने तो सरकार ही बना डाली। मैं बराबर अनुरोध करूंगा कि वो स्क्रीन पर चलाते रहें पूरे ग्राफिक्स को, क्योंकि वो सारी बातें एवी स्टार न्यूज के ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि अदालत में किस तरीके से बहस चली। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीजेआई की तरफ से कि 10 दिन का क्या समय दिया, आपने तो सरकार बना डाली, व्हिप जारी कर दिया, स्पीकर बदलने या उसके बारे में आपने सोच लिया, ऐसा सब कुछ कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट से या उनके वकील कपिल सिब्बल से सवाल नहीं किए। उन्होंने भी जो कुछ बताने की कोशिश की कि 2/3 सदस्यों के चले जाने का मतलब नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी तो उद्धव ठाकरे के साथ है। तो फिर हरीश साल्वे का यह कहना, जो कि शिंदे गुट के समर्थन में बोल रहे थे, उनका यह कहना कि कोई व्यक्ति पार्टी नहीं है, बहुत स्पष्ट बात है कि अगर उद्धव ठाकरे बाला साहब की विरासत को लेकर चलते हैं लेकिन उनके साथ सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं और पार्टी के विधायक
या कैडर नाराज होता है तो एक राजनीतिक पार्टी कैसे चलेगी? इस दृष्टिकोण को भी हमें समझना चाहिए। बहरहाल अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे और आप इसके विश्लेषक होंगे और इसको मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई के तहत नहीं देखेंगे तो ये जो बातें आज कोर्ट में हुई हैं उसको समझिए, और समझने के दौरान इतना आप जरूर समझ पाएंगे और इस तथ्य तक आप पहुंच सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कुछ सवाल कर रहे हैं तो उसके मायने हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ गलती एकनाथ शिंदे गुट की है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट कभी महाविकास अघाड़ी के साथ था जबकि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे। आज वो नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे गुट सरकार बना करके महाराष्ट्र में मूल शिवसेना पार्टी होने का दावा कर रहा है, उसकी लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में जो अहम सुनवाई होगी कल भी होगी। बहुत दिलचस्प मोड़ पर है ये लड़ाई और ये सुनवाई कल क्या होगा ये हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन इतना जरूर है कि आज जो बातें हुई हैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि वो दूध का धुला हुआ है। ये राजनीतिक पैतरेबाजी में कौन हारा कौन जीता, हर ने अपने हिसाब से, हर व्यक्ति ने, अगर राजनीतिक घटनाक्रम को देखें आप महाराष्ट्र के पिछले 2 ढाई 3 महीनों से जो चला, तो उसमें उद्धव ठाकरे अपने आप को बिल्कुल पाक साफ साबित नहीं कर सकते, एकनाथ शिंदे भी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जिस हिसाब से चुप रह करके भी इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को देखा है और उसका फायदा उठाया है, वो भी राजनीति के तहत मिले अवसर का फायदा उठाते हुए पाए जाएंगे, ये कहा जा सकता है। ऐसे में अगर हमें और आपको एक निष्कर्ष पर पहुंचना हो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर, तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हुआ, आप इस तथ्य पर पहुंच रहे हैं या नहीं जरूर बताइएगा। और वो तथ्य यह है कि सिद्धांत विहीन राजनीति का हस्र एक दिन वही होता है जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जिस कांग्रेस और जिस वामपंथी राजनीति के खिलाफ उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे पूरी जिंदगी महाराष्ट्र की धरती से पूरे देश को संदेश देते रहे। उसी सिद्धांत के साथ समझौता करके, उन्हीं पार्टियों के साथ सरकार बना करके, मजबूरी में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की रक्षा करने का राग अलापने वाले उद्धव ठाकरे के विधायक और सांसद अगर नाराज होकर के असम की यात्रा पर जाते हैं, उद्धव ठाकरे से बात करना बंद करते हैं, तो शायद जो चिंतन मनन उद्धव ठाकरे आज कर रहे हैं, जिस न्यायिक लड़ाई को आज लड़ रहे हैं, उसे वो लड़ते ही नहीं, शायद ये सोचना नहीं चाह रहे हैं। और अगर सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं, लेकिन उसे जनता के सामने बहुत सहज भाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और शायद यही वो कारण है जिससे अभी राजनीति में अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एबी स्टार न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम लाइव न्यूज रूम, माफ करिएगा, न्यूज रूम लाइव से बस इतना ही। कल हम कुछ बड़ी खबरों और उसके विश्लेषण के साथ आपके साथ फिर संवाद करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।